गुड मॉर्निंग। आज हम शुरू करेंगे इंजीनियरिंग ड्राइंग। ड्राइंग के बेस से मैं आपको नोट्स दे दूंगा कल। पहले चैप्टर के नोट्स पहले चैप्टर के मैं कल दे दूंगा और उसके बाद 1 बाय 1 हम चैप्टर के नोट्स देते जाएंगे साथ साथ, ठीक है ना। क्या हुआ? नहीं, लिखने की आवश्यकता है नहीं। ड्राइंग में ऐसा कुछ भारी भरकम काम ही नहीं जो लिखना पड़े, है ही नहीं। ड्राइंग मैंने आपको पहले दिन से भी सेमिनार में बोला था जब से कि सबसे आसान सब्जेक्ट वो ड्राइंग है, सबसे टिपिकल है वर्कशॉप कैलकुलेशन है। यदि किसी की कैलकुलेशन करने की अच्छी पावर है तो वर्कशॉप कैलकुलेशन बहुत आसान है, नहीं तो वर्कशॉप कैलकुलेशन है बड़ा हार्ड है। मामला ये ड्राइंग सभी के लिए आसान है। इसमें इसमें कोई किंतु परंतु बड़ा मामला है ही नहीं। हाँ, तो क्या हुआ? इसलिए इसमें लिखने की कोई आवश्यकता है नहीं। फिर भी यदि आप लिखना चाहो तो घर पे जाके लिख लेना, पीडीएफ आपको देंगे, ठीक है ना। ड्राइंग को आराम से समझना है, कैसे कैसे सवाल पूछे जाते हैं वो ध्यान रखना है। जैसे आप ड्राइंग आईटीआई के अंदर पढ़ते हैं तो बड़ी टिपिकल होती है, क्योंकि वहां आपको ड्राइंग करनी पड़ती है, ड्राइंग बनानी पड़ती है, जिसमें आपके लाइन टेढ़ी मेढ़ी हो जाए तो खतरा रहता था, जिसके कारण ड्राइंग में बैग ज्यादा आती थी। अब इतना मामला है नहीं और हमें तो बिल्कुल भी इस मामले में सोचना नहीं है, क्योंकि अगला बंदा ड्राइंग बना के देगा, हमें कौन सी खुद को बनानी है। हमें ये बताना है कि तूने क्या बनाते समय कौन सी पेंसिल काम में ली। वो कहेगा यार मैंने ना लाइन खींचते समय गलत लाइन खींच दी, क्या करूं? तो हम कहेंगे रबड़ से काट दे। यही तो कार्य है अपना। अपना काम है यहाँ ज्ञान बांटना। ऑब्जेक्टिव पेपर में हो गई है। वो कहेगा ये मैं लाइन काटते समय मेरे पास वाली लाइन कट गई तो क्या करूं? तो हम कहेंगे इरेजिंग शील्ड का काम ले ले। इरेजिंग शील्ड क्या है? जिस लाइन पे रखेगा उसी लाइन को काटेगा, उसके द्वारा काट ले। तो कहा ये ठीक है। पेंसिल छीलने के लिए क्या काम ले? शॉर्पनर। वो क्या कागज कैसा काम लो, हम उसको माप बता देंगे। A0 ले ले, A1 ले ले, A2 ले ले, A3 ले ले, A4 ले ले, A5 ले ले। ड्राइंग बोर्ड कैसे काम ले वो बता देंगे। ड्राइंग बोर्ड कितना झुका हुआ होना चाहिए वो बता देंगे। किस लकड़ी का बना होना चाहिए वो बता देंगे। कागज की क्वालिटी क्या रहनी चाहिए वो बता देंगे। कागज में बनाते समय मार्जिन किधर कितना छोड़ देंगे वो बता देंगे। लेकिन कुल मिला के काम बताना ही है। इस पूरी कहानी के सारे ना बनाना नहीं है। वो कहेगा मार्जिन किधर ज्यादा छोड़ो, हम कहेंगे बाईं तरफ। वो कहेगा टाइटल बॉक्स किधर बनाओ, हम कहेंगे दाईं तरफ नीचे की तरफ। रिवीजन दाईं तरफ ऊपर की तरफ। तो हमें ये ज्ञान ही बांटना है इसमें पूरे में। बाकी हमें ड्राइंग करनी नहीं है, इसलिए ड्राइंग बहुत आसान है। और ड्राइंग के अंतर्गत हमारे पास जो चैप्टर हैं टोटल, ये आपके पूरे सिलेबस के चैप्टर हैं, जिसमें प्रोजेक्शन, व्यू, ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट, लाइन, ज्योमेट्रिक फिगर और सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, जो 6 चैप्टर हैं। हम लाइंस के अंदर तो सवाल पूछे गए थे। लाइन में एक अक्षरांकन और विमाकन भी होता है। अक्षरांकन और विमाकन इन्होंने सिलेबस में नाम तो लिखा नहीं है, ने लिखा लेटरिंग, ने लिखा नंबरिंग, ऐसे नाम लिखा नहीं। ने पिछली बार परीक्षा में सवाल पूछा, लेकिन हम उसको पढ़ेंगे एक्स्ट्रा के रूप में। हम उसको पढ़ेंगे क्योंकि लाइन के अंतर्गत शामिल हो जाता है, क्योंकि लाइन के बारे में बताना पड़ता है उसमें भी, ठीक है ना। तो ये है सिलेबस। सबसे पहले इंजीनियरिंग ड्राइंग हेडिंग डाल के सिलेबस तो लिख लो। हाँ, ये इतना तो लिख लो, सिलेबस तो लिखना बनता है ना। सिलेबस नहीं लिखे क्या मतलब है? भले पन्ने में किधर भी लिख दो ना, सिलेबस तो लिखो कम से कम कि ड्राइंग में सिलेबस है क्या क्या, ताकि जैसे मान लो मैं कोई चैप्टर पढ़ाने बाद आपको ये नहीं रहे अब कितने चैप्टर बाकी है, पता रहेगा। वैसे हम पहला चैप्टर पढ़ेंगे ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट, और पहला चैप्टर होता ही ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट है। लेकिन उन्होंने जो नाम दिए हैं, उन्होंने जो नाम दिए इस सीक्वेंस में दिए हैं। प्रोजेक्शन पहले पढ़ नहीं सकते, लाइन पहले पढ़नी पड़ती है, ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में पहले देखना पड़ता, तभी तो प्रोजेक्शन काम आएगा। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ड्राइंग के इंस्ट्रूमेंट के बारे में। वीडियो नहीं दिख रही,
ऐसी क्या बात है, वीडियो तो दिखेगी ना भाई। हैं? क्वेश्चन पिछली बार बहुत ही कम आए थे, ऑन एन एवरेज 3 या 4 आए थे। हाँ, पिछली बार परीक्षा में ऑन एन एवरेज 3 या 4 सवाल आए थे, किसी के 2 ही आए थे या किसी के 4 आ गए थे, कोई रेयर चांस है 5 आ गए थे, वो रेयर में है। 3 या 4 का एवरेज औसतन चलता है, पिछली बार का ये मैटर था। लेकिन मतलब वो नहीं कि हम 3 और 4 के हिसाब से थोड़ी पढ़ेंगे, हम हमेशा मैक्स के हिसाब से पढ़ते हैं। जैसे ड्राइंग पढ़ते समय हमने, सॉरी वर्कशॉप कैलकुलेशन पढ़ते समय हमने ये कहा ये 30 नंबर की आती, उस हिसाब से पढ़ो। इस समय हम ये नहीं कहेंगे 4 नंबर, हम ये कहेंगे कितनी भी आ सकती है इसलिए पूरी पढ़ो। टारगेट अपना है कि पूरी पढ़नी है, टारगेट अपना बचने का नहीं है, पूरा पढ़ने का ही रहेगा। तो पूरी पढ़नी है, टारगेट वही रहना चाहिए, है कि नहीं भाई। लिख लिया सिलेबस, ये आपके सिलेबस के अंदर लिखा हुआ नाम है, जो आपने लिख लिए तो आपको थोड़ी सी संतुष्टि रहे। है? बहुत आसान है, बहुत ही आसान। बस नंबर पूरे कभी किसी का आते नहीं इसमें। जो सब्जेक्ट बहुत आसान होता है पढ़ने में, नंबर कभी भी पूरे किसी के नहीं आते। जैसे रीजनिंग है, आसान है, नंबर पूरे नहीं ला सकते आप। मैथ टफ है, नंबर पूरे ला सकते हो। वर्कशॉप कैलकुलेशन टफ है, नंबर पूरे ला सकते हो। जो आसान होगा उसमें नंबर कभी भी पूरे नहीं लाए जाते हैं, क्योंकि उसमें है ना खांचे बहुत सारे होते हैं, पता नहीं कैसे पूछ ले। ये भी तो एक लफड़ा रहता है ना। जो कोई सा भी सब्जेक्ट निकाल लो, जो बहुत आसान होगा उसमें नंबर कभी पूरे नहीं आते हैं, बस उसमें थोड़ा पढ़ते आ जाते हैं, नंबर पूरे नहीं आते हैं। रीजनिंग से आसान तो और क्या ही होता है, रीजनिंग आसान है, मेरे हिसाब से सबसे आसान रीजनिंग होती है। मैंने जीवन में जितने भी सब्जेक्ट पढ़े हैं और पढ़े हैं, उसमें रीजनिंग के अलावा कोई आसान है तो ड्राइंग है, बाकी आसान रीजनिंग है, लेकिन पूरे नंबर कभी नहीं आते। मैथ अच्छी होती है, लेकिन नंबर पूरे ला सकते हो, आपकी हिम्मत चाहिए होती है। लाते भी हैं लोग, पूरे पूरे नंबर लाते हैं, लेकिन रीजनिंग में कई कई भी मामला डावाडोल हो जाए, कारण और प्रभाव कहीं कुछ दिक्कत कर दें, दिक्कत ही करते ना। आपको एक सीरीज का सवाल आया कि बताओ इसमें गलत क्या है, आपको नहीं मिले तो फिर नहीं मिले, चारों ओर फिरो तो नहीं मिले। वो आपको बहुत आती है सीरीज, लेकिन क्या करो, लुप्त पद ज्ञात करो, आपने 5-6 लॉजिक लगा दिए, नहीं निकला तो फिर वो नहीं निकला, है ना, उसमें गुंजाइश होती है। तो ड्राइंग में भी वही गुंजाइश है। यदि कोई पर्सन ऐसा आ गया जिसका उत्तर आपको नहीं आता, फिर वो नहीं आता, क्योंकि वो सवाल फिर है ना बेसिक ड्राइंग से नहीं देख के ड्राफ्ट्समैन से लाके डालेंगे। ड्राफ्टमैन सिविल, ड्राफ्टमैन मैकेनिकल होता है, उनके ड्राइंग बहुत ज्यादा चलती है। वहां से लाके कोई सवाल पूछेंगे, वो तो अपने सिलेबस में कहीं था ही नहीं, वो तो फिर दिक्कत करेगा। बाकी अपने जो सिलेबस में आते हैं वो वहां कभी भी कोई दिक्कत नहीं करते हैं, क्योंकि ड्राइंग का मुख्य कार्य सिविल इंजीनियरिंग में, मैकेनिकल में विशेष रूप से, सिविल में विशेष रूप से, आर्किटेक्ट वालों का काम यही है। इंजीनियरिंग ड्राइंग क्या है? ये एक प्रकार की हमारे पास इंजीनियरिंग ड्राइंग भाषा है। हम सबसे पहले ड्राइंग उपकरण और सहायक युक्तियां पढ़ेंगे, जिसमें इंजीनियरिंग ड्राइंग का परिचय पढ़ेंगे। इंजीनियरिंग ड्राइंग क्या है? एक प्रकार की भाषा है। ये इस प्रकार की भाषा है कि कोई भी पढ़ सकता है। इसमें इंग्लिश, फ्रांस, हिंदी, उर्दू की बाध्यता नहीं है। जब किसी भी चीज की बाध्यता नहीं है तो उसे हम क्या कहेंगे? यूनिवर्सल। जब किसी की बाध्यता नहीं है तो उसे हम क्या कहेंगे? यूनिवर्सल। और भाषा, इस भाषा किसकी? रेखाओं के द्वारा बनी हुई है। पतली लाइन का अर्थ क्या है? मोटी लाइन का अर्थ क्या है? डॉट डॉट लाइन का अर्थ क्या है? डैश लाइन का अर्थ क्या है? डबल डैश लाइन का अर्थ क्या है? डैश लाइन किनारों से मोटी का अर्थ क्या है? मतलब इस प्रकार का मामला है। तो ये रेखाओं से मिलकर भाषा बनी है। तो इसलिए हमारे पास ये भाषा में वैसे बाध्यता नहीं है कि जर्मन आनी चाहिए, कि फ्रांस आनी चाहिए, या आपको इंग्लिश आनी चाहिए। इसलिए हम क्या कहते हैं? यूनिवर्सल लैंग्वेज। ये आप कह दो इंजीनियरिंग की भाषा है। इंजीनियर इस भाषा को समझ सकते हैं। आपको कोई नया यहाँ पर नक्शा बनाना है कि भाई एक कॉलोनी में पार्क बनाना, लेकिन लेटेस्ट तकनीक का बनाना चाहिए, तो आपने फ्रांस से कोई नक्शा बना के ले आए, तो वो नक्शा बना के लाओगे तो आप नक्शा देख के समझ जाओगे अच्छा कहाँ क्या बनाना है। तो आप किसकी सहायता से समझे? रेखाओं की सहायता से।
उस ड्राइंग में तो इतना ज्यादा लिखा हुआ भी तो नहीं होता, तो किसकी सहायता से समझे? रेखाओं से। तो इसलिए हमारे पास इंजीनियर की भाषा है, और इंजीनियर की ऐसी भाषा है जिसको कोई भी समझ सकता है, इसलिए हम क्या कहते हैं? सार्वभौमिक भाषा, यानी यूनिवर्सल लैंग्वेज। और रेखाओं के द्वारा बनती है, तो इसलिए आप इसे क्या कह सकते हो? रेखांकित भाषा, यानी कि ग्राफिकल लैंग्वेज। बाकी तो जितनी भी लैंग्वेज होती है वो हमारे पास लेटर के द्वारा लिखी जाती है, अक्षर के द्वारा, ABCD के ख ग ओ, ये अक्षर के द्वारा लिखी जाती है। ये रेखाओं के द्वारा बनती है, इसलिए कौन सी भाषा कहलाती है? ग्राफिकल। इस भाषा को काम में लेते समय हमें कई चीजों का प्रयोग करना पड़ता है। एक तो ये लिखा हुआ चित्र लगाना पड़ते हैं कई जगह। जैसे मान लो आप घर का नक्शा बनाते हैं, तो उसमें चित्र के द्वारा पता चलेगा कि दरवाजा किधर है, सोफा किधर लगा हो, चित्र से पता चल रहा है ना। तो वो रेखाओं के द्वारा बना, तो वो चित्र भी इसके अंदर शामिल करने पड़ते हैं। एक हमें रूढ़ियों यानी कि कन्वेंशन, रूढ़ियों यानी कि जो परंपरागत रूप से चलती हुई चीजें आ रही है, ठीक है। जैसे वो आप ये कह दो कि सिंबल भी तो हो गए ना रूढ़ियों में। जैसे आप किसी ने शुरू में ऐसा बना दिया कि ये जो है ये किसका होता है भाई? थ्रेड का सिंबल है। किसका सिंबल है? थ्रेड। थ्रेड का एक्चुअल में सिंबल है भी यही, थ्रेड मतलब चूड़ियां, चूड़ियों का सिंबल है ये। अब किसी ने पहली बार बना दिया चूड़ियों का सिंबल ये है, तो अब आपको यही काम में लेना है। आगे जब तक आप इसको ड्राइंग को बनाओगे, जहां पर आपको चूड़ियों के बारे में बताना है, तो चूड़ियों का सिंबल यही लगाओगे कि नहीं लगाओगे? तो ये क्या है? कन्वेंशन, चलता हुआ आ रहा, परंपरागत रूप से आ रहा, उसे कहते हैं रूढ़िवादी। रूढ़िवादी किसे कहते हैं? जो चीजें लगातार परंपरागत रूप से चलती हुई आ रही है, ठीक है। सूचनाओं यानी कि इसके अंतर्गत बहुत चीजें होती है जहां इंफॉर्मेशन भी डालनी पड़ती है। जैसे कि आपने जो ड्राइंग शीट है उसकी बाईं तरफ इधर टाइटल बॉक्स बनाओगे ना, उस टाइटल बॉक्स के अंतर्गत आपको ये लिखना पड़ता है कि भाई आपका नाम क्या है, आपने बनाई तो स्केल कौन सी थी, 3rd डिग्री एंगल से बनाई कि 1st डिग्री एंगल से बनाई, ठीक है। उसने चेक किसने की है, ये सब कुछ उसके अंदर इंफॉर्मेशन आती है ना। तो ये हमारे पास यह सूचना, उस सूचना को देखेंगे 1:50 यानी 50 सेंटीमीटर को बनाया कितना है? 1, ये होता है ना। और 1:5 का अलग अर्थ, 1:50 है, 1:100 है, तो अर्थ बताएगा। फिर ये बताएगा फर्स्ट एंगल है कि थर्ड एंगल है। ड्राइंग होते है ना भाई, आपने नाम सुने होंगे, जिन्होंने नहीं सुना है वो ऐसे, मेरे कुछ नए नाम आए तो 1-2 दिन 1 आध दिन लगेंगे, अजीब से ऐसे नाम होते हैं। प्रोजेक्शन होते हैं, तो प्रोजेक्शन में डिफाइन करना पड़ता है कि आप फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन कर रहे हो कि थर्ड एंगल प्रोजेक्शन कर रहे हो, उन दो में से एक होता है। तो वो उसके अंदर लिखना पड़ता है, इस टाइटल बॉक्स में लिखना पड़ता है फर्स्ट एंगल है थर्ड एंगल है, बनाया किसने है, और इसका ड्राइंग का टाइटल क्या है, चेक किसने किया है। तो ये सूचना इसके अंतर्गत है कि नहीं है, ये भी होनी चाहिए। प्रतीक यानी कि सिंबल, इस पर आधारित होता पूरा ही। ड्राइंग किस पर आधारित होगा? चित्र पर आधारित होगा, रूढ़ियों पर आधारित होता, इंफॉर्मेशन पर आधारित होगा और सिंबल पर आधारित। इनसे हमारे पास क्या मिलेगा? रेखाओं के द्वारा जो भाषा का निर्माण किया जाएगा, जो इंजीनियर की भाषा कहलाती है, वही इंजीनियरिंग ड्राइंग कहलाएगी, ठीक है। इस भाषा का उपयोग कहां करेंगे? मशीन के पुर्जे बनाना हो। अब मशीन के पुर्जे बनाना अलग अलग प्रकार का मामला है। एक आपके घड़ी का कोई पुर्जा बनाना है तो वो तो पुर्जा तो बहुत छोटा है, लेकिन ड्राइंग में क्या बनाना पड़ेगा? बड़ा। एक ब्रिज बनाना है तो ब्रिज बड़ा है, उसको ड्राइंग में क्या करना पड़ेगा? छोटा। एक पानी की बोतल बनानी, जितनी माप की उतनी माप की बना दो। तो ये हमें स्केल भी देखनी पड़ती है कि बड़ी करनी है कि छोटी करनी है कि फुल स्केल करनी है। फिर मशीनों के कल पुर्जे बनाने में भूमि योजना, भूमि योजना का मतलब ये होता है कि जैसे मान लो जयपुर में ऐसा कह दिया कि भाई गवर्नमेंट ने राजस्थान यूनिवर्सिटी के लिए एक जमीन और अलॉट की है, तो यहाँ पर नई यूनिवर्सिटी यहाँ बनेगी, मान लो ऐसी सूचना आती है, तो पहले भूमि योजना बनती है कि एकेडमिक ब्लॉक किधर बनेगा, साइंस फैकल्टी किधर बनेगा, आर्ट्स फैकल्टी किधर बनेगा, कॉमर्स फैकल्टी किधर बनेगा, लॉ फैकल्टी किधर बनेगा, और ग्राउंड किधर बनेगा। आगे 40 साल के बाद में और बनाना है तो वो चीजें किधर बनेगी, जब वो बनेगी तो ये कहाँ काम आएगी, ये सब कुछ भूमि योजना बनानी पड़ती है। इसलिए गवर्नमेंट अलॉट करते समय भूमि तो ऐसे करती है 200 बीघा 400 बीघा अलॉट कर दी, बनाते तो थोड़ी देर में है,
लेकिन उसकी योजना पूरी की पहले बना के रेडी रखनी पड़ती है। आगामी आने वाले दिनों में यूनिवर्सिटी इतने बच्चों की हो जाएगी, जिस रेशियो से बढ़ रही इतने बच्चों की हो जाएगी, तो उस समय हमें इतनी कैपेसिटी चाहिए, तो फिर हम 50 साल के बाद 20 साल के बाद वापस यूनिवर्सिटी शिफ्ट नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमें जगह पहले दे दो इतनी सारी, आगे हम बढ़ाते रहेंगे। ये क्या कहलाती है? भूमि योजना। ठीक है। वास्तु कला यानी वास्तु प्रणाली भी निर्भर करती है। सिविल व विद्युत इंजीनियरिंग आदि क्षेत्रों में किसका प्रयोग करते हैं भाई? ड्राइंग का। ड्राइंग का प्रयोग करते हैं। मकान का नक्शा बनाना है, किसका प्रयोग करेंगे? ड्राइंग का। ठीक है। भूमि का लेआउट बनाना तो भी किसका प्रयोग करते हैं? ड्राइंग का। तो ये ड्राइंग का उपयोग है। तो ये किसकी भाषा है? इंजीनियर की भाषा है। सार्वभौमिक भाषा है, यानी कि कोई बाध्यता नहीं है, रेखाओं के द्वारा मिलकर बनी गई भाषा, इसलिए रेखांकित भाषा भी कहलाती है। इस रेखांकित भाषा में क्या होते हैं? चित्र होते हैं, रूढ़ यानी कन्वेंशन होते हैं, इसमें आपके सिंबल्स होते हैं, और इसमें आपके इनफॉर्मेशन सूचना होती है। इसके द्वारा ये इंजीनियरिंग ड्राइंग का निर्माण होता है। क्लियर? सवाल बनने वाले पॉइंट है विशेष रूप से इंजीनियरिंग की भाषा है, सार्वभौमिक भाषा है, ये इनकी सहायता से मिलकर बनती है। ओके। अब इसमें ड्राइंग में हम उपकरण कौन से पढ़ेंगे? ये सारे उपकरणों को पढ़ना है। जैसे ड्राफ्टिंग मशीन हो, चाहे मिनी ड्राफ्टर हो, चाहे ड्राइंग बोर्ड का स्टैंड हो, टी स्क्वायर हो, सेट स्क्वायर हो, चांदा हो, सर्कल मास्टर हो, मापनी यानी स्केल हो, प्रकार हो, ड्राइंग उपकरण बॉक्स हो, पेंसिल कटर, रबर, इरेजिंग शील्ड, ड्राइंग बोर्ड की पिन, रोल एंड ड्रॉ, डस्ट या रुमाल, फ्रेंच कर्व, रेगमाल, ड्राइंग सीट, ट्रेसिंग पेपर, ये सब ड्राइंग के अंतर्गत आने वाले उपकरण है, जिसके बारे में हमें सभी के बारे में 1 by 1 डिटेल हमें पढ़नी है। ठीक है ना? तो इन उपकरणों के बारे में हमें ध्यान से देखना है। क्लियर? ये ड्राइंग उपकरण है जिसके अंतर्गत भाई स्केल कैसे काम में लेनी चाहिए, पेंसिल कैसे काम में लेनी चाहिए, रबड़ कैसा होना चाहिए, रेगमाल का गुण क्या होना चाहिए, फ्रेंच कर्व क्यों काम में लोगे, या फिर आपके पास सर्कल मास्टर और चांदा में क्या फर्क रहेगा, सेट स्क्वायर क्या करेगा, टी स्क्वायर क्या करेगा, जितने भी उपकरण होते हैं उन उपकरणों के बारे में जानकारी चाहिए। हमें चला के तो देखना है नहीं, जानकारी तो चाहिए, जानकारी सारी रखनी पड़ेगी। सबसे पहला हमारे पास ड्राफ्टिंग मशीन है। सबसे पहला कौन सी मशीन है भाई? ड्राफ्टिंग मशीन। ये हमारे पास ड्राफ्टिंग मशीन है। ड्राफ्टिंग मशीन क्या होती है कि ड्राफ्टिंग मशीन को ड्राइंग बोर्ड के ऊपर स्थापित किया जाता है। आप ड्राइंग बनाते हैं तो सामने ऐसे ड्राइंग बोर्ड लगा होता है ना, जो जैतून या केल की लकड़ी का बना हुआ क्या होता है भाई? ड्राइंग बोर्ड। पट्टियों से मिलकर ड्राइंग बोर्ड बनता है। ड्राइंग बोर्ड के बीचों बीच ड्राफ्टिंग मशीन को कस दिया जाता है। ड्राफ्टिंग मशीन में काम करते समय ध्यान रखें, वो ये कहते हैं कि आपके पास 2 हाथ हैं, एक हाथ करना चाहिए कंट्रोल का काम, एक हाथ करना चाहिए ड्राइंग बनाने का काम। मेरे इस हाथ में तो क्या रहनी चाहिए भाई? पेंसिल। इस हाथ में मेरे पास रहना चाहिए ये ड्राइंग मशीन, या फिर स्केल, या फिर चांदा, या फिर टी स्क्वायर, या फिर सेट स्क्वायर। ये हमारे पास कार्य करने वाला भाग है, और ये क्या है? कंट्रोल करने वाला भाग। अब ये कंट्रोल करने वाला भाग है, तो मैं इसको ऐसा पकड़ के यहां लाऊंगा, यहां लाऊंगा, यहां लाऊंगा, ये लाऊंगा, तो ये हमारे पास कंट्रोल करने वाला भाग हो ना। तो हमारे पास जो विशेष रूप से ज्यादा जगह भी इधर ही छोड़ी जाती है, क्योंकि टी स्क्वायर भी इधर ही लगाना पड़ेगा, सेट स्क्वायर को इधर से आप कंट्रोल करेंगे। ठीक है? ओके। फिर ड्राफ्टिंग मशीन आप बीच में क्यों लगाते हैं? क्योंकि ड्राफ्टिंग मशीन ऐसी लगानी चाहिए, एक जगह कस दिया तो कस दिया, अब खोलना नहीं है। इसका गुण ये होता है, ये पूरे भाग में सब जगह फैले, जितनी भी ड्राइंग सीट है उस पर पूरे पर फैल के किसी भी बिंदु पर आप इसको लेके जा सकते हो। लेके जाने के लिए कौन सा हाथ काम लेते हैं? बाएं हाथ। यूनिक कंट्रोलिंग तो यही है ना, तो इस हाथ से आप किधर भी ले जा सकते हैं। एक तो ये यहां से मूव करता है, एक यहां से मूव करता है, एक यहां से मूव करता है, 3 बिंदुओं से ये घूमता है। आप इसको आप आगे पीछे कर सकते हैं, इसको भी ऐसे कर सकते हैं, और इसको भी मूव करवा सकते हैं। लेकिन कुल मिला के मामला है, ये भाग यहां भी जा सकता है, ये भाग यहां भी जा सकता है, ये भाग यहां भी जा सकता है, ये भाग है, और एक जगह स्थापित करना होता है। ये ड्राफ्टिंग मशीन है। ड्राफ्टिंग मशीन बहुत ज्यादा परिशुद्ध के साथ होती है। परिशुद्ध मतलब इसकी एक्यूरेसी बहुत हाई रखनी होती है। इसलिए ड्राफ्टिंग मशीन के अंतर्गत जो स्केल काम लेते हैं वो भी फाइन स्केल होनी चाहिए, और पेंसिल काम लेते हैं वो भी फाइन लेनी चाहिए।
क्यों लेने चाहिए? क्योंकि यह जो ड्राफ्टिंग मशीन काम लेते हैं वो लेते हैं एक्सपर्ट। आप आए कि घर का नक्शा बना, उसने घर का नक्शा बनाया, गलती से लाइन तिरछे खींच दी तो आपकी दीवार इधर उधर हो गई ना भाई। इसलिए बहुत फाइन स्किल चाहिए होती है। जो एक्सपर्ट, जो आर्किटेक्ट, जो सिविल इंजीनियर, जो प्रोफेशनली ये काम कर रहे हैं, वो हमारे अपने पास क्या रखते हैं? ड्राफ्टिंग मशीन। क्या रखते हैं? ड्राफ्टिंग। हम जो सीखते हैं, विद्यार्थी होते हैं, वो ड्राफ्टिंग मशीन नहीं रखते हैं, इसका छोटा रूप रखते हैं जिसे ड्राफ्टर कहते हैं। ड्राफ्टिंग मशीन का छोटा रूप जिसे मिनी ड्राफ्टर। मिनी ड्राफ्टर विद्यार्थी क्या काम लेगा? मिनी ड्राफ्टर। लेकिन जैसे आप विद्यार्थी से एक्सपर्ट बन गया, अब सबके घरों के नक्शे बनाने, उसमें तो आप कैसी स्केल काम लेते? एकदम स्मूथ फाइन स्केल होनी चाहिए ना, तो वो क्या काम लेगा? ड्राफ्टिंग मशीन। अब कहेगा भाई मशीन ही क्यों काम लिया? मशीन में ऐसा क्या हो गया कि आपने मशीन कह दिया? हमने कहा कि देखो इसके साथ में ये स्केल भी है, इसके साथ में 90 डिग्री का कोण बनाना है तो समकोण भी है, इसमें यहां पर हमारे पास क्या है? सर्कल भी है, इसमें हमारे पास क्या है? सर्कल है। तो इसकी सहायता से आप कोण भी बना सकते हैं, 30 डिग्री का ऐसे कोण भी बना सकते हैं, उधर उधर लाइन खींच सकते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन खींच सकते हैं, ये सब लाइनें खींच सकते हैं ना। तो ये कार्य एक साथ कर सकते हैं, इसलिए हमने इसको ड्राफ्टिंग मशीन का। ये मशीन स्केल, चांदा, टी स्क्वायर जैसे उपकरणों से क्या होता है भाई? मिलकर बनता है। इसका प्रयोग कौन करते हैं? ड्राफ्ट्समैन। ठीक है। इसकी सहायता से कैसे लाइन खींची जाती है? आडी यानी हॉरिजॉन्टल, खड़ी यानी वर्टिकल, तिरछी यानी इंक्लाइन एवं वक्राकार रेखाएं शुद्ध माप में कोण के साथ खींची जाती है। वक्राकार रेखा डायरेक्ट ये नहीं खींच सकता, ये तिरछी लाइन खींच सकता है। वक्राकार लाइन खींचना है तो इसके साथ हम क्या काम लेते हैं? फ्रेंच कर्व। फ्रेंच कर्व क्या होता है? कि वक्र लाइन। फ्रेंच कर्व का मतलब ही क्या होता है? वक्र होता है। वो कर्व खींचने के लिए काम लिया था, उसको रख दिया, फिर उसमें फूल, मोर, तोते जो भी बने हुए हैं, जैसे भी टेढ़े मेढ़े बने हुए हैं, वो आप वैसे वैसे लाइनें टेढ़ी बना सकते हैं। आप बनाने से तो फ्री हैंड भी बना सकते हैं। आप खुद ही ऐसे कोई भी आपको ऐसे भाग बनाना है तो आप ऐसे खुद ही बना सकते हैं, लेकिन इतनी ढंग से कोई लाइन मुड़ेगी नहीं जहां आपको मोड़नी हो। तो वहां कौन सा करो काम लोगे? फ्रेंच करो। वहां क्या है? एक ढंग से लाइन मुड़ जाएगी। हाँ, करो बनाने के लिए काम लेते हैं। बाकी ये तिरछी लाइन, आरडी लाइन, तिरछी लाइन तो खींचना आसान है ना। जैसे 40 डिग्री का कोण पर है, फिर 40 डिग्री कोण है, फिर यहां पर आपने क्या कर दिया? स्केल को मूव कर दिया 40 डिग्री पर, फिर आपने लाइन खींच दी। तो तिरछी लाइन भी खींच सकते हैं। ड्राफ्टिंग मशीन को बाएं हाथ द्वारा क्या किया जाएगा भाई? कंट्रोल। और दाएं हाथ के द्वारा क्या किया जाएगा? ड्राइंग बनाई जाएगी। ठीक है। मशीन की कंट्रोल यूनिट कहां लगी रहती है? बीच में। मशीन को बार बार सेट करने की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है। ड्राफ्टिंग मशीन द्वारा कम समय में ड्राइंग तैयार हो जाती है, अतः इसका उपयोग कौन करेंगे? व्यवसायिक ड्राइंग बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाएगा। जो कॉमर्शियल रूप से ड्राइंग का निर्माण करते हैं वो इसका प्रयोग करते हैं। कॉमर्शियल रूप से कि भाई हम ड्राइंग एनी टाइम बनाते हैं, है? आप ये याद काम लेते हैं, आप भले ही ये याद काम लें लेकिन ड्राइंग में नहीं ले पाएंगे। क्यों नहीं ले पाएंगे? मैं कारण बताता हूं। आगे आएगा ड्राइंग में ड्राइंग बोर्ड। ड्राइंग बोर्ड में इबोनी बाई तरफ लगी होती है और इबोनी के साथ टी स्क्वायर सेट करना पड़ता है, तो वो बाई तरफ सेट ही होगा, वो दाई तरफ हो नहीं सकता। और हमें ड्राइंग बोर्ड में मतलब ड्राइंग शीट में जो टाइटल बॉक्स है वो दाई तरफ बनाना पड़ेगा, क्योंकि इबोनी किधर है? बाई तरफ। मार्जिन किधर ज्यादा छोड़ना? बाई तरफ। तो ड्राइंग में ये रहेगा, आप भले लेफ्ट हो चाहे राइट हो, कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं भाई? है? जो भी हो, आप लेफ्ट ही हैं, खाना भी लेफ्ट हाथ से खाते हैं, खाना राइट से खाते हैं, लिखते लेफ्ट से हैं। आप टैलेंटेड है, दोनों हाथ का प्रयोग करने वाला टैलेंटेड ही होता है, हैं? हाँ। हैं? पता नहीं जिनकी तरह भाई है टैलेंटेड। हैं? लिख लिया?
चलो, नहीं लिखना था ही नहीं ना, क्या कह रहे हो? नहीं लिखना, लिखना तो आपने कौन सा पहले लिख ही लिया है, केवल सिलेबस ही लिखा है मैंने। मैं ये लिखा लिखा है सीट कल आपको दे दूंगा पहले चैप्टर की पूरी, ठीक है ना। आज हम इंट्रोडक्शन करते हैं केवल इसका, शीट लिख के लिखाई भी मैं दे दूंगा और आपको ये पीडी भी दे दूंगा, चाहो तो घर पे भी लिख लेना। और वैसे मैं लिख के लिखाई शीट कल दे भी दूंगा, लेकिन दूंगा क्लास में जो आएगा वही, बाद में कोई आना मत, है कि नहीं है। बाद में क्या है वो उधर दिए जाना काम पॉसिबल होगा नहीं, जो भी सीट दी जाएगी यहीं दे दी जाएगी, क्लास में आते ही तुरंत ही दे दी, बात खत्म। लिख लिया भाई। मिनी ड्राफ्टर, मिनी ड्राफ्टर आप में से के डिप्लोमा किए हुए होंगे क्या? नहीं किया, कई जना है डिप्लोमा किए हुए, तो ये रहा डिप्लोमा। कौन कौन है डिप्लोमा किए हुए? हाँ ओके ओके। तो आप मिनी ड्राफ्टर लेके जाते थे? नहीं, आईटी वाले तो स्केल लेके जाते हैं, पेंसिल लेके जाते हैं। आईटी वालों को मिनी ड्राफ्टर शायद तक कहते भी नहीं है, कुछ जगह कहते होंगे। डिप्लोमा में मिनी ड्राफ्टर लेके जाना होता है, मिनी ड्राफ्टर खरीदना पड़ता है, फोल्डर खरीदना पड़ता है, सीटें खरीदनी पड़ती है, सीटों को फोल्डर के अंदर डाली जाती है। ऐसा देखा कि नहीं देखा? बीटेक में भी ऐसा ही करना पड़ता है। उसमें क्या है कि आप इसको जैसे ही एक बैग आता है इसका, वो इस प्रकार का ही होता है, किट कह दो, किट भले क्यों, वो इस प्रकार का मुड़ा होता है कि ऐसा लगता है बंदूक की तरह। हाँ इसको देख लो आप, ये लाइन यहाँ लेके हो, फिर वो जिस बैग के अंदर डाले वो बैग का आकार भी ऐसा होगा, बंदूक की तरह होगा। तो बंदूक की तरह बैग का आकार होता है। तो एक तरफ तो आप उसको लटकाते हैं मिनी ड्राफ्टर को, एक तरफ लटकाते हैं फोल्डर को, फिर आप फीलिंग लेते हैं कि भाई एक में तो है गोलियां, एक बंदूक। लेके जाना पड़ता है, कॉलेज लेके जाना पड़ता है, बीटेक में लेके जाना पड़ता है, डिप्लोमा में लेके जाना पड़ता है, बस अच्छी कॉलेज होनी चाहिए। नहीं डिप्लोमा में है, अनिवार्य है, अनिवार्य है। आईटी में अनिवार्य नहीं है, आईटी वाले लेके जाते हैं स्केल, जाते हैं तो हाँ। ये बड़ी ड्राफ्टिंग मशीन का छोटा रूप है। मैंने आपको क्या, ड्राफ्टिंग मशीन कौन काम ले सकते हैं? जो कॉमर्शियल रूप से यूज करते हैं, फाइन स्केल होती है, सब कुछ होती है। लेकिन जो सीखने वाला है वो ड्राफ्टिंग मशीन तो बड़ी महंगी होती है, इसको कौन अफोर्ड कर सकता है? इसलिए वो क्या लेता है? मिनी ड्राफ्टर। वो वैसा ही होता है, ये भी इस बिंदु से भी मूव करेगा, इससे भी मूव करेगा, इससे भी मूव करेगा, तीन जगह से। और ये भी, इसमें भी स्केल वैसी है, और ये यहां पर क्या है इसमें? चांदा, ठीक है ओके। तो ड्राफ्टर स्केल टी स्क्वायर सेट स्क्वायर प्रोटेक्टर से मिलकर बनता है, ठीक है। सेट स्क्वायर सामान्यतः नहीं होता है, सेट स्क्वायर को यदि आप किसी कोण के साथ मिलाकर बनाओगे तो सेट स्क्वायर बनेगा, डायरेक्ट सेट स्क्वायर इसके साथ में नहीं होता है। मिनी ड्राफ्टर में दो भुजा होती है, ये रही दो भुजा स्केल की, एक भुजा ये रही और एक भुजा ये रही, दोनों में परस्पर कोण कितने डिग्री का बना भाई? 90 डिग्री का दोनों के बीच परस्पर कोण बनता है। कितने डिग्री का? 90 डिग्री। इसकी सहायता से वही आडी लाइन, खड़ी लाइन, तिरछी लाइन या समांतर लाइन खींच सकते हैं। मिनी ड्राफ्टर की भुजा प्रोटेक्टर से जुड़ी होती है, जो 0 से 360 डिग्री का कोण अंकित करती है। यह है प्रोटेक्टर जो जुड़ी होती है, यहां पर इसके ऊपर कोण अंकित किया जाता है, ठीक है ना, ये होता है। अब आपको सेट स्क्वायर नहीं है भाई, सेट स्क्वायर आईटी कॉलेज में लेके जाते होंगे, सेट स्क्वायर लेके चले जाते होंगे, इसके ले जाते होंगे, जो भी ले जाते हैं। ड्राइंग में सेट स्क्वायर का काफी महत्व है। सेट स्क्वायर का कार्य एक लंबवत 90 डिग्री लाइन खींचने के लिए करते हैं, और एक 15 के डिग्री के गुणज में कोई भी कोण बनाना हो तो सेट स्क्वायर का प्रयोग किया जाता है। सेट स्क्वायर का प्रयोग ये होता है। अब ड्राइंग का मूलभूत ढांचा स्टार्ट हो गया है। अब ड्राइंग के बारे में कुछ पूछना है तो पूछ लो, फिर हम कल आगे डिटेल में पढ़ना शुरू करेंगे। अरे कोई भी मूलभूत ढांचा स्टार्ट हुआ, ऑनलाइन वाले भी पूछ लो कोई भी। ड्राइंग बड़ी नहीं है, ड्राइंग छोटी है, ज्यादा समय भी लगेगा नहीं,
चीजें भी सारी आ जाएगी। आवाज मत करो। एक तो छुट्टी थोड़ी दी है, मैं लिखूंगा नहीं तो बेटा वापस। मैं ये टाइम इसलिए कम हुआ है कि मैंने लिखवाया नहीं है। लिखते तो आपको 1.5 घंटा लगता पूरा इसमें, मुझे पता है ना। तो इसलिए अब इसमें है ना, ऐसा कोई लिखने वाला कोई मामला बड़ा था भी नहीं। ये आपको दिखा दिया कि भाई मैं बैठ के लिखा, भले टाइम लगाओ। चाहो तो आप घर पे लिख सकते हो, नहीं तो वैसे भी मैं कल आपको शीट दे दूंगा। फिर ऑनलाइन वाले पूछे, ऑनलाइन वालों को क्या करना है, उनको खुद को लिखना है। सीट कैसे भेजेंगे, खुद को लिखना पड़ेगा ना भाई। पीडीएफ प्रिंट आउट बाहर नहीं निकलती है। ये तो मैं डालूंगा वैसे भी। और कोई सवाल पूछना है, पूछो भाई। बार्क, हाँ किन से? वो तो आ ही तो नहीं रहे, वो तो 4 महीने से हैं। शादी हो गई उनकी इसलिए नहीं आ रहे हैं। आपको लगता है ऐसे है? पता नहीं भाई, पता नहीं वो कहाँ बिजी रहते हैं, मुझे कैसे पता चलेगा? आएंगे तो पता चलेगा। है? कौन है? किसने कहा? क्या कहा? किसके साथ? ऐसे गए होंगे, बाकी कोई लेना देना नहीं उनका, दूर दूर तक उनसे। हैं? झारखंड इंस्ट्रक्टर? पता नहीं। झारखंड इंस्ट्रक्टर कब आई? आ गई क्या? कब आई? कल आई? मुझे देखो पता और नहीं चला। कल आई थी? अप्लाई तो कर सकते हो, उसमें क्या कंडीशन दी होगी ना फिर कुछ। मैं देख के बता दूंगा, बिना देखे मैं हवा में तो क्या बताऊंगा। ये कह रहे हैं कि झारखंड में इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी आई है। उसमें क्या आया क्या नहीं आया वो तो मैं देख के बता सकता हूँ, बिना देखे मैं क्या बता सकता हूँ। कौन अप्लाई कर सकते हैं, कौन अप्लाई नहीं कर सकते, कितने नंबर का वेटेज दिया जाएगा, मतलब कितने बोनस नंबर मिलेंगे, सीआईटीएस का क्या मामला है, एक्सपीरियंस का क्या मामला, वो सारे देखना पड़ता ना। राजस्थान की सीआईटीएस की भर्ती 10 तारीख या 15 तारीख के आसपास तक आ जाएगी कह रहे हैं, लेकिन कंफर्म है नहीं। 10 तारीख तक लगभग है। राजस्थान इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी आएगी। राजस्थान कनिष्ठ अनुदेशक। अब की बार जो नियम आएंगे नए, उसमें आपको पता चलेगा। वैसे 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा जाता है आईटीआई करने के बाद। डिप्लोमा वालों की वैकेंसी साहित्यक इसमें भी अलग आएगी, वही आएगी वो देखनी पड़ेगी। नहीं, बिहार में अलग आई, इसमें भी अलग आ सकती है, क्योंकि अभी एक डीजीटी ने रूल बनाया नया। उसने कहा कि आधे पद बीटेक डिप्लोमा भरेंगे, आधे पद आईटीआई वालों से भरेंगे इंस्ट्रक्टर के। तो बिहार वालों ने उसी के तर्ज पे निकाली है। साहित्यक राजस्थान वाले भी उसी तर्ज पे निकालेंगे, तो आईटीआई की अलग वैकेंसी आएगी, डिप्लोमा बीटेक की अलग आएगी। क्योंकि वो कह रहे हैं कि आईटीआई करने के बाद जिसने सीआईटीएस किए है वो कॉलेज में कराएगा प्रैक्टिकल, और जिसने बीटेक करके सीआईटीएस किया वो पढ़ाएगा। ये काम बांटा उन्होंने। अभी डीजीटी की नई गाइडलाइन आई थी, उसमें उन्होंने ये काम बांटे थे। तो ये मामला है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। हैं? वैकेंसी आ जाएगी, तुम तैयार रहो। तैयार है तो कोई टेंशन, मैं भी तो तैयार ही हूं। हैं? क्या निकल गई? इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी अभी तक नहीं आई। मैं आपको बताऊं, इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी आनी थी कब से ही।
और जिस दिन इंस्टेक वैकेंसी आएगी तो वो क्या कहेंगे, सर ये तुरंत ही परीक्षा ले रही है। मैं पढ़ाता हूं ना, वो कहेंगे सर ये तो 2 महीने 2.5 महीने 3 महीने का टाइम दिया, इन्होंने तो ज्यादा टाइम दिया ही नहीं, जबकि पहले बहुत टाइम पड़ा रहता है। ध्यान तो वही करना होता है। आपको एक चीज का ध्यान रखना है, आप ये बताओ कि लोको पायलट की भर्ती आएगी कि नहीं आएगी। आएगी तो पढ़ना है, सिंपल लॉजिक है ना भाई। आरएस की भर्ती आई हुई थोड़ी रहती है, उनको ये पता है कि आरएस की भर्ती आएगी इसलिए पढ़ते हैं, क्योंकि लंबा सिलेबस है, पढ़ने में टाइम लगता है। आपका भी लंबा सिलेबस वाला भाग है, पढ़ने में टाइम लगेगा। तो आपका सिलेबस को छोटा थोड़ी है। जूनियर इंजीनियर की जो तैयारी करते हैं ना, जेईन की जितने भी कर रहे हैं, वो देख रहे हैं, वो उनको लगातार 1 साल तक लगातार तैयारी करनी होती है, 6 महीने तो कम से कम करनी होती है। वो वैकेंसी दे के फिर शुरू नहीं हो सकते, क्योंकि सिलेबस लंबा है। यदि कोई डिप्लोमा किया हुआ है, यदि कोई बीटेक किया, तो उसको पता है कि उसका खुद का सिलेबस है, 6 महीने तो कोचिंग पढ़ाएगी, खुद को भी तो पढ़ना होता है ना। तो जब वैकेंसी आएगी ये निश्चित है, तो फिर आप ढंग से पढ़ के रेडी रहो, है कि नहीं भाई। जब भी आएगी तो आप तैयार रहो एकदम रेडी। एक तो होता है कि वैकेंसी आएगी कि नहीं आएगी, वो तो मामला है नहीं, वो तो जलदा विभाग का मामला है, रोडवेज का मामला, आएगी कि नहीं आएगी। लोको पायलट की पूरी दुनिया को पता है कि वैकेंसी कंफर्म आएगी। अब वो कितना जल्दी निकाले उस पर डिपेंड करे। आएगी तो कंफर्म है, लोको पायलट भी आएगी, टेक्नीशियन भी आएगी, आना तो निश्चित ही है। अभी तो थोड़े दिनों में सारी जांचें भी होगी, फिर ये सेफ्टी कैटेगरी में 1 लाख पद खाली है टोटल, इनके ऊपर कई चर्चाएं होगी, क्योंकि रेल हादसा काफी बड़ा हुआ ना, तो सेफ्टी कैटेगरी पर चर्चा होगी। क्योंकि जितनी भी ट्रेनें हो रही है डी रेलमेंट हो रही है, पटरियों से उतर रही है। इस हादसा का कारण तो पटरी से उतरना है, एक्सीडेंट का और कोई दूसरा कारण थोड़ी था। एक्सीडेंट का प्रमुख कारण तो पटरी से उतरना है, और पटरी से उतरने का प्रमुख कारण है तो यानी कि पटरी इतनी ताकतवर नहीं थी, ट्रेन ज्यादा स्पीड से थी, पटरी से उतरने है ना। थोड़े समय पहले इधर ही उतरी थी, मेड़ता की तरफ ही उतर गई थी पटरी से, लेकिन वो धीरे थी तो उतरी, तो उतर के रुक गई। ये थोड़ी ज्यादा तेज थी तो उतरी, तो कुछ डब्बे इस पटरी पे चले गए, कुछ नीचे चले गए, कुछ इस पटरी पे चले गए थे। साइड में से एक ट्रेन आ रही थी बहुत तेज गति से, उसको टक्कर लगी, एक्सीडेंट हो गया भयंकर। स्टार्ट तो डी रेलमेंट से हुआ ना, कायदा काम डी रेलमेंट मतलब पटरी से उतरने से हुआ है। और पटरी से उतरना सेफ्टी कैटेगरी में आता है। पटरियों की मरम्मत उस लेवल की हो नहीं रही है जिस लेवल की एनी टाइम चाहिए होती है, और काफी टाइम से ट्रेन ये दिक्कत आ रही है। बाकी तो सारे सॉफ्टवेयर से ही काम कर रहे हैं, बाकी तो जांच करने पर पता चलेगा सिग्नल का क्या मामला है क्या नहीं मामला, लेकिन प्राथमिक कारण तो यही नजर आ रहा है, डी रेलमेंट है। और ये है सेफ्टी कैटेगरी का, आरडीएसओ की तरफ से है। आरडीएसओ है जो सुरक्षा कैटेगरी को निर्धारित करता है रेलवे की। आप ही आरडीएसओ के अंडर में आते हैं। स्टेशन मास्टर है, लोको पायलट है, ये सेफ्टी कैटेगरी के अंदर आते हैं। और एक सेफ्टी कैटेगरी में पटरियों की पूरी जांच करने वाले भी सेफ्टी कैटेगरी के अंदर आते हैं। सेफ्टी कैटेगरी वो आते हैं जो ट्रेन के एक्सीडेंट का कारण हो सकते हैं। ट्रेन के एक्सीडेंट का होने का कारण कभी टीटी नहीं हो सकता, है ना। लोको पायलट हो सकता है, स्टेशन मास्टर हो सकता है, स्टेशन मास्टर ने गलत सिग्नल दिया, ये हो सकता है। लोको पायलट ने सिग्नल को परवाह नहीं की, ये हो सकता है। या पटरियां खराब थी, ये हो सकता है। सेफ्टी कैटेगरी कारण तो यही है, बाकी टीटी कोई कारण थोड़ी ना होगा, या कॉमर्शियल असिस्टेंट कोई कारण थोड़ी ना होगा कि भाई ये एक्सीडेंट, वो सेफ्टी कैटेगरी है नहीं। स्टेशन मास्टर सेफ्टी कैटेगरी है, सिग्नल देना उसके हाथ में, और ट्रेन चलाना लोको पायलट का हाथ में, सेफ्टी कैटेगरी। इसलिए रेलवे जो साइको एग्जाम 2 के ले रहा है, एक स्टेशन मास्टर के, एक लोको पायलट के। बाकी इतने सारे पद आते हैं, किसी के साइको एग्जाम थोड़ी लेता वो। साइको एग्जाम उसके लेता है वो जो सेफ्टी कैटेगरी हो, और साइको एग्जाम आरडीएसओ करवाता है। आरडीएसओ की साइट पे जाओगे ना तो वहां साइको एग्जाम दिए हुए मिलेंगे। आरडीएसओ इवन मेट्रो के साइको एग्जाम भी आरडीएसओ करा रहा है। वो कह रहा है साइकोलॉजिकल एग्जाम तो देना चाहिए ताकि सेफ्टी का ध्यान रखना। ट्रेन इतनी ज्यादा चलती है, इतना मामला होता है, तो ऊपर नीचे कभी भी गड़बड़ हो जाए, इसलिए ध्यान रखना पड़ता है। तो कल मैं इसके दे दूंगा वो आपको, ठीक है ना, नोट्स, और फिर हम कल आगे पढ़ेंगे ज्यादा, ठीक है। ओके।